बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 9 पेट्रियटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस यूनिट में मौजूद एक बहुत खूबसूरत पोएम को रीड किया था जिसका टाइटल है अ नेशन स्ट्रेंथ यानी एक कौम की ताकत। इस पोएम के पोइट का नाम है राल्फ वॉल्डो एमर्सन। इस पोएम में हमने सीखा कि कौम की असली ताकत उसके लोगों में होती है। ईमानदार, बहादुर और मेहनती अफराद ही एक मजबूत और कामयाब कौम को बनाते हैं। हमने पोएम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को रीड किया था, हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में रीड किया और हमने पोएम में दिए गए प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 के ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन से। ओरल कम्युनिकेशन यानी जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग द साउंड्स यानी आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स के पोर्शन में टॉपिक है हमारे पास ईडी साउंड्स यानी जब भी किसी वर्ब के एंड में ईडी आएगा तो उसको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, आज का टॉपिक उस पर है। सबसे पहले मैं आपको वर्ब के बारे में बताती चलूं तो वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं और जो एक्शन वर्ड्स हैं यानी वर्ब हैं उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इनमें हमारे पास जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी फॉर्म को चेंज करते वक्त हम उनके एंड में ईडी लगाते हैं। तो फिर जब हम किसी वर्ब के एंड में ईडी लगाते हैं तो उसकी साउंड को हम 3 तरीकों से प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर जो आपको रीडमी का पोर्शन दिया गया है उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। खैर हम फिर भी इसको रीड करेंगे, लेकिन टॉपिक को समझने के लिए हम रिवाइज करेंगे ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक को। इसमें आप जाएं, आपके पास ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक मौजूद होगी या अगर आपके पास नहीं है तो आप इस बुक की वीडियो खोल सकते हैं या आपको याद तो ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पर भी हम यूनिट नंबर 9 को रीड कर रहे हैं और ग्रेड 4 में भी आप यूनिट नंबर 9 को ही खोलिए। इसके ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन की तरफ अगर आप जाएं तो 3 साउंड्स ऑफ ईडी, सेम टॉपिक आपको यहाँ पर भी दिया गया है। अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो गया है कि ये हमारे पास टोटल 3 साउंड्स हैं। अब यहाँ का रीड मी पोर्शन रीड करते हैं। इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है और बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। रीड मी पोर्शन, इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर पी, के, एस एच, सी एच, एस एफ, देन द एंडिंग साउंड विल बी टी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ईडी एंडिंग है अगर उससे पहले, यानी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईडी से पहले यानी वी, ईडी से पहले यानी टी, ईडी से पहले यानी सी एच, अगर ईडी से पहले वाले लेटर्स जो हैं वो पी, के, एस एच, सी एच, एस एफ हो तो फिर हम उसको ट की तरह साउंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉच्ड, आपने देखा इसमें जो ईडी साउंड है वो ऐसे है जैसे हम टी को प्रोनाउंस कर रहे हैं, वॉच्ड। नेक्स्ट, इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर बी, जी, एल, एम, एन, वी, जेड और अगर ईडी एंडिंग जो है इससे पहले वाले लेटर्स बी, जी, एल, एम, एन, वी या जेड हैं, देन द एंडिंग साउंड विल बी लाइक ड। तो फिर ईडी साउंड ऐसे प्रोनाउंस होगी जैसे हम डी को प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव्ड, टायर्ड, बिहेव्ड। और थर्ड है दैट इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर टी और डी। अब इसमें सिर्फ हमारे पास 2 ही लेटर्स हैं कि अगर ईडी से पहले टी या डी आ जाए देन द एंडिंग साउंड विल बी लाइक इड। तो फिर जो एंडिंग साउंड होगी वो इट की तरह प्रोनाउंस की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल विजिटेड, पेंटेड, डिसाइडेड। अब यहाँ के अगर रीड मी पोर्शन को हम रीड करें, the ed sound is pronounced t if it followed voiceless sound। अब यहाँ पर आपको voiced
और वॉइसलेस साउंड्स के बारे में बताया गया है। आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस सिर्फ ये बताया गया है कि वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स। द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस्ड ड इफ इट फॉलोज वॉइस्ड साउंड। द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस्ड इड इफ इट फॉलो टी और डी साउंड। अब जो थर्ड है वो तो आपको सेम ही बताया गया है, ये थर्ड है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स क्या हैं? वॉइस्ड साउंड्स हमारे पास वो हैं जिनको प्रोनाउंस करते वक्त हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें वाइब्रेशन हो, यानी वो आवाज़ हमारे गले से निकले। जब और वॉइसलेस साउंड्स ये हैं कि जब हम उनको प्रोनाउंस करें तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो ना हिले ना वाइब्रेट हों, यानी उनको हम लिप्स से प्रोनाउंस करते हैं, जबकि कुछ अल्फाज को हम अपने हलक से यानी गले से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि पी, के, एस एच, सी एच, एस एफ, ये हमारे पास वॉइसलेस साउंड्स हैं। जबकि बी, जी, एल, एम, एन, वी, जेड, जब आप इनको पढ़ रहे होते हैं तो आप आवाज़ अपने गले से निकालते हैं, तो ये हमारे पास वॉइस्ड साउंड्स हैं। अब आप वॉइसलेस या वॉइस्ड साउंड्स का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, या फिर आप इन लेटर्स को देखें तो ये रूल मुझे ज़्यादा इजी लगता है। देखिए टी और डी वाला तो इजी है, जो इड वाला है उसमें सिर्फ आपने टी और डी को देखना है। यहाँ पर आपके पास कुछ ही लेटर्स दिए गए हैं, आप इनको याद रख लें तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं दिए गए, तो जहाँ पर कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो फिर आप वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स का कंपैरिजन किया करें। चलते हैं बुक की तरफ, यहाँ पर दी हुई एक्टिविटी को अब सॉल्व करते हैं। टॉपिक है ईडी साउंड्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस के दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए एंड प्रोनाउंस और बयान की द ईडी साउंड एंडिंग्स करेक्टली, के सही तरीके से जो ईडी साउंड्स हैं उनको प्रोनाउंस कीजिए। अब यहाँ पर आपको डी दिया गया है, यहाँ पर इड और यहाँ पर टी। हिना शोड, अब यहाँ पर जो डब्ल्यू है ये हमारे पास वॉइस साउंड है, तो यहाँ पर हम इसको डी की तरह साउंड करेंगे। हिना शोड मी हर न्यू ड्रेस, कि हिना ने मुझे अपना नया ड्रेस दिखाया। दे लिव्ड इन लाहौर, ही प्लेड इन द इवनिंग। अब इट को देखिए, अली वॉन्टेड टू बाय अ न्यू हाउस, शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब, दीज फ्लावर्स हैड फेडेड। यहाँ पर आपने देखा एंड में टी है और यहाँ पर डी है। चलिए इस बुक को वापस खोलते हैं, साथ में इनको मैच भी करते जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटर डी है उनमें अब डब्ल्यू मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो हमने इसको प्रोनाउंस करके आइडिया लगाया है। लिव्ड, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं वी मेंशन है, और लास्ट है प्लेड यानी वाई, तो वाई भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब त वाले सेंटेंसेस को रीड करते हैं। He worked hard for his test. We walked in the morning. They helped a poor man. अब के, दो दफ़ा के आया है और एक दफ़ा पी आया है, तो पी और के ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास वॉइसलेस साउंड्स हैं, इसलिए हम इनको ट की तरह प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडरलाइन द वर्ड्स विद द ईडी एंडिंग एंड राइट देम इन देयर रेलेवेंट कॉलम्स। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें हम सबसे पहले जो ईडी वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और फिर उनको उनके रेलेवेंट कॉलम में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। फर्स्ट है, इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, कि कल रात बहुत बारिश हुई। नेक्स्ट है, द लेबरर्स हैड लोडेड द ट्रक, ये हमारे पास ईडी वर्ड है। अली आस्क्ड हिज टीचर अ क्वेश्चन, शी लाफ्ड अलाउड, कि वो जोर से हंसी। द चिल्ड्रन जम्प्ड ऑन द बाउंसी कैसल। लास्ट है, दे वेटेड फॉर हिम लास्ट नाइट, कि उन्होंने कल रात उसका इंतजार किया। अब यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं, ये है ड, ये है इड, और यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, ये ईडी नहीं है बल्कि ये ट है। तो अब आइए इनको सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट वर्ड है हमारे पास रेन्ड, तो इससे डी की साउंड आई है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है लोडेड, लास्ट लेटर आप देख सकते हैं डी है, तो इसको हम इड वाले कॉलम में लिखेंगे।
नेक्स्ट है आस्क्ड, यहाँ पर लास्ट लेटर है के, तो इसको हम ट वाले कॉलम में लिखेंगे, आस्क्ड, टी की तरह साउंड आ रही है इसकी। लाफ्ड, इसकी भी टी की तरह साउंड आ रही है। जम्प्ड, डी की तरह। और लास्ट है वेटेड, लास्ट लेटर है टी। अगर आप इन वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जम्प्ड, तो ये डी की तरह साउंड आ रही है। तो यहाँ पर हमने ईडी साउंड्स के बारे में रीड किया और डीवी एक्टिविटी को सॉल्व किया। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि इस टॉपिक को रीड करते हुए हमने ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक को कंसल्ट किया है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की जो इंग्लिश बुक्स हैं वो आपने अपने पास रखनी है। उसमें जो दिए हुए टॉपिक्स हैं उन्हीं की कंटिन्यूएशन आपको यहाँ पर दी गई है, यानी वहाँ पर आपको शॉर्टली एक टॉपिक करवाया गया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा एडवांस तरीके से उस टॉपिक को कवर करवाया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब आप एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो टॉपिक आपने सीख लिया है, इसीलिए आपको नेक्स्ट बुक में वो टॉपिक फिर थोड़े एडवांस तरीके से पढ़ाया जाता है। ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 की जो इंग्लिश है उनका पैटर्न सेम है। जब आप ग्रेड 6 में जाएंगे तो ग्रेड 6 की इंग्लिश बहुत मुश्किल है, फिर उसका ग्रामर पोर्शन बहुत मुश्किल है और बहुत लेंथी भी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप अच्छे तरीके से कवर करें ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आपको कोई इशू ना हो। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग द साउंड्स का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि है लर्निंग टू स्पीक, यानी बोलना सीखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के दिए हुए मुकालमे को पढ़िए और इसकी मशक कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को, मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। हम हर यूनिट के ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में एक डायलॉग को ज़रूर रीड करते हैं। उसमें आपके लिए एक थीम मौजूद होता है। एक तो आपने डायलॉग को रीड करना है, आपने रीडिंग सीखनी है, आपने उसके पैटर्न को देखना है और उसमें जो मौजूद थीम है उसको आपने ज़रूर हाईलाइट करना है। तो आइए दिए हुए डायलॉग को रीड करते हैं। सर यासिर, ये हमारे पास फर्स्ट पार्टी है। सर यासिर, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, के अस्सलामु अलैकुम तलबा। हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास अब सेकंड पार्टी है। वालेकुम अस्सलाम, वी आर फाइन सर, कि वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं सर। सर यासिर, स्टूडेंट्स के तलबा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट नेशनल इवेंट, कि कौन सा कौमी दिन इस कमिंग आने वाला है ऑन 23 मार्च। अब यहाँ पर सर यासिर पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि 23 मार्च को कौन सा कौमी दिन आने वाला है। टीचिंग पॉइंट को हम डायलॉग के बाद रीड करेंगे। हसन, अब ये स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बता रहे हैं दैट यस सर, कि जी हाँ सर, इट इज पाकिस्तान डे, ये यौम पाकिस्तान है। सर यासिर, नाउ, अब हु विल टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे, कि अब मुझे कौन बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं। व्हाई यानी क्यों। अब वो वजह पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान डे है क्या, इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो अली बताते हैं दैट सर, वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं पाकिस्तान डे, यौम पाकिस्तान, टू रिमेंबर, कि हम याद रखें द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, करारदादे लाहौर 1940, या इसको करारदादे पाकिस्तान भी कहा जाता है। दिस रेजोल्यूशन, के ये करारदाद, प्रपोज्ड यानी पेश करना, द आइडिया, ख्याल, ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, कि ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो करारदाद है, इसमें मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत का तस्वुर पेश किया गया था। इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद। देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसीलिए इसको करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसको करारदाद लाहौर भी कहा जाता है और करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। सर यासिर, के सर यासिर, गुड अली, के बहुत खूब अली,
अब उस्मान कह रहे हैं वेयर वॉज दिस इवेंट हेल्ड, कि ये वाकया कहाँ पर पेश आया था। सर यासिर, इट वॉज हेल्ड एट मंटो पार्क लाहौर, कि ये वाकया मंटो पार्क लाहौर में पेश आया था। मीनार पाकिस्तान, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है मीनार पाकिस्तान। तो करारदाद लाहौर जो है, ये करारदाद पाकिस्तान, वो यहाँ मंटो पार्क लाहौर में पेश किया गया था। अब इस पार्क का नाम चेंज करके इकबाल पार्क रख दिया गया है। वी आर अरेंजिंग अ स्पीच कॉम्पिटिशन अबाउट दिस, कि हम इस मौजू पर तकरीरी मुकाबला मुनक़िद कर रहे हैं। स्पीच कॉम्पिटिशन, तकरीरी मुकाबला। I would like all of you to come and participate, कि मैं चाहता हूँ कि आप सब आएँ और इसमें हिस्सा लें। Participate, हिस्सा लेना। Students, ओके सर, कि ठीक है सर। अब यहाँ पर हमने इस डायलॉग को रीड किया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डायलॉग था। इसमें जो टॉपिक आपको दिया गया है, ये आपका सोशल स्टडीज़ का टॉपिक है, जो कि है करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान 1940, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है लाहौर रेजोल्यूशन 1940 या पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, या इसको पाकिस्तान डे भी कहा जाता है। तो इस डायलॉग में आपको टॉपिक पढ़ाया गया है लाहौर रेजोल्यूशन 1940। अब जब भी 23 मार्च आए तो आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च को हम पाकिस्तान डे या लाहौर रेजोल्यूशन डे क्यों कहते हैं। 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक अहम तारीखी वाक़या पेश आया जिसे करारदाद लाहौर कहा जाता है। इस दिन बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने एक अलग और आज़ाद रियासत के क़याम का मुतालबा किया था। बाद में यही रेजोल्यूशन जो है तो पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बनी। ये इजलास जो है, यानी जो करारदाद है, ये लाहौर के मंटो पार्क, जो कि मौजूदा मीनार पाकिस्तान है, इसमें मुनक़िद हुआ था। इसीलिए हम हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं, ताकि अपने रहनुमाओं की जद्दोजहद को याद रख सकें। तो यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है। वापस चलते हैं इस पेज पर और टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स विद एग्जाम्पल्स। ये ईडी साउंड्स वाले टॉपिक से रिलेटेड है। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर मोर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट साउंड्स ऑफ ईडी एंडिंग, और बच्चों से कहें कि इसकी मजीद एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करें। आस्क देम टू रोल प्ले द गिवन डायलॉग, और स्टूडेंट्स से कहें कि जो दिया हुआ डायलॉग है उसका रोल प्ले यानी किरदार साजी करें। यानी आपने इसको एज ए ड्रामा परफॉर्म करना है अपने क्लासरूम में। आप 3-4 स्टूडेंट्स को उठा सकते हैं, एक को सर बनाइए, और इसके अलावा हमारे पास है हसन, अली, उस्मान। बाकी आप 3 बच्चों को उठा सकते हैं, और क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे मौजूद हैं, तो वो इकट्ठे भी आपको जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिए हुए डायलॉग को रीड किया। अब हमारे पास डायलॉग से रिलेटेड एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है, जिसमें हमने अब खुद से एक डायलॉग लिखना है। तो आइए रीड करते हैं कि हमारे पास डायलॉग का टॉपिक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, कंडक्ट अ डायलॉग, के एक डायलॉग को कंडक्ट कीजिए ऑन बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, तालीम के फ़वाइद। मेक श्योर स्टूडेंट्स यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस टू सीक अटेंशन, और इस बात को यकीनी बनाइए कि बच्चे तवज्जो हासिल करने के लिए, सीक अटेंशन यानी तवज्जो हासिल करना, उसके लिए पोलाइट एक्सप्रेशंस यानी आराम और नरम अल्फाज का इस्तेमाल करें, यानी शाइस्ता मोदबाना अल्फाज। तो डायलॉग लिखना है हमने टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन पर, यानी तालीम के फ़वाइद। इसके अलावा हमने पोलाइट एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना है टू सीक अटेंशन, यानी तवज्जो हासिल करने के लिए। यानी डायलॉग लिखते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब कोई स्टूडेंट बात करेगा तो वो पोलाइट एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करे, यानी वो इज्जत से और नरम अल्फाज का इस्तेमाल करे। तो आइए डायलॉग को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 9, अ नेशन स्ट्रेंथ, यानी एक कौम की ताकत। पोर्शन है हमारे पास लर्निंग टू स्पीक, यानी बोलना सीखिए, और टॉपिक है हमारे पास डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग का टॉपिक है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम के फ़वाइद। तो आइए डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट पार्टी है हमारे पास टीचर, उस्ताद, स्टूडेंट्स के तलबा। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कि क्या मुझे आपकी तवज्जो हासिल हो सकती है। टुडे, आज। आई वुड लाइक यू टू शेयर योर व्यूज, कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। व्यूज, ख्यालात। ऑन द टॉपिक, उन्वान, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन यानी तालीम के फवायद। प्लीज स्पीक वन बाय वन, कि एक एक करके अपने ख्यालात का इजहार करें। तो सबसे फर्स्ट पार्टी है हमारे पास टीचर, जो कि कह रही हैं कि क्या मुझे आपकी तवज्जो हासिल हो सकती है। मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप तालीम के फवायद पर अपने ख्यालात बयान कीजिए। और यहाँ पर स्टूडेंट से ये भी कहा गया है कि आपने वन बाय वन यानी अपनी बारी पर बात करनी है। तो स्टूडेंट नंबर 1, सेकेंड पार्टी है हमारे पास। एक्सक्यूज मी, के माफ कीजिएगा। आई वुड लाइक टू शेयर माई ओपिनियन, कि मैं अपनी राय देना चाहता या चाहती हूँ। एजुकेशन के तालीम हेल्प्स, मदद करती है। अस, हमारी, गेन, के हम हासिल करें। नॉलेज, इल्म। एंड अंडरस्टैंड, और हम समझें। द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है यानी हमारी जो दुनिया है उसको समझने में हमारी मदद करती है। कि तालीम हमें इल्म हासिल करने और दुनिया को समझने में मदद देती है। ये हमने एजुकेशन का फर्स्ट बेनिफिट रीड किया। अब थर्ड पार्टी है हमारे पास। स्टूडेंट नंबर 2 कह रहे हैं दैट इन माई ओपिनियन, के मेरी राय में एजुकेशन मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल, के तालीम जो है ये हमें जिम्मेदार बनाती है। सिटीजन, एक जिम्मेदार शहरी। हु कैन सर्व द कंट्री, जो कि अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एजुकेशन का सेकंड बेनिफिट रीड किया कि ये हमें एक जिम्मेदार शहरी बनाती है जो कि अपने मुल्क की खिदमत कर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अपनी अपनी बारी पर बात की जा रही है और पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्ड स्टूडेंट, इफ आई मे से, कि अगर मैं कहूँ तो एजुकेशन रिड्यूसेस, एजुकेशन जो तालीम है ये कम करता है पॉवर्टी, गुर्बत को। एंड इम्प्रूव्स, और ये बेहतर करता है अवर लाइफस्टाइल, हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके को। अब थर्ड बेनिफिट हमने रीड किया दैट एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव्स अवर लाइफस्टाइल, के तालीम गुर्बत को कम करती है और हमारी मियार जिंदगी को बेहतर बनाती है। अब लास्ट फिर से टीचर कह रही हैं थैंक यू स्टूडेंट्स, के तलबा आपका शुक्रिया। ऑल योर ओपिनियंस, के आप तमाम बच्चों की जो राय हैं आर वैल्यूएबल, ये कीमती हैं। यानी सब ने जो ओपिनियंस दी हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक बातें कही हैं और उनको यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया है। एजुकेशन इज ट्रूली द की टू सक्सेस, कि वाकई तालीम कामयाबी की कुंजी है। की यानी कुंजी। तो यहाँ पर हमने डायलॉग को रीड किया जिसका टॉपिक था हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन यानी तालीम के फवायद। आपने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स ने पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और अपनी अपनी राय का इजहार किया है। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग एंड होता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लर्निंग टू स्पीक का पोर्शन एंड होता है और हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन भी एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं जो कि है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास दैट आंसर दीज क्वेश्चंस, के दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दैट हु कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। ये नेशनल नहीं है बल्कि नेशन है, एल नहीं आता एंड में। हु कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कि एक कौम को कौन मजबूत बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम इन योर ओपिनियन, कि आपके ख्याल में इस पोएम, इस नज़म का मैसेज यानी पैगाम क्या है। लास्ट है व्हाई इज एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, कि हमारे मुल्क के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है।
अभी लास्ट एक्टिविटी में हमने बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन को रीड भी किया है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किसी भी मुल्क के लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए क्वेश्चंस को रीड किया। अब आइए वन बाय वन इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 9 पेट्रोइटिज्म यानी हुब्बुल वतनी, और इसमें हमने पोएम को रीड किया है अ नेशन स्ट्रेंथ यानी एक कौम की ताकत। उसी पोएम से रिलेटेड अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आइए इनको रीड करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कि एक कौम को कौन मजबूत बनाता है? ब्रेव यानी बहादुर, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, एंड हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करने वाले। पीपल यानी लोग, कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कि यही एक कौम को मजबूत बनाते हैं। ब्रेव, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कि बहादुर, ईमानदार और मेहनती लोग एक कौम को मजबूत बनाते हैं। हम ऑलरेडी इसको पोएम में रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम इन योर ओपिनियन, कि आपके ख्याल में इस नज़म का पैगाम क्या है? यानी जो पोएम हमने रीड की थी अ नेशन स्ट्रेंथ, जिनके पोइट का नाम था रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, उस पोएम में क्या मैसेज हमें दिया गया है? द मैसेज, पैगाम ऑफ द पोएम इस नज़म का इज दैट, वो ये है दैट अ नेशन, की एक कौम, बिकम्स, वो बनती है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, थ्रू द एफर्ट्स, कोशिश, ऑफ इट्स पीपल, उसके लोग, नॉट थ्रू वेल्थ, दौलत के जरिए नहीं। थ्रू कहते हैं के जरिए। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट अ नेशन बिकम्स स्ट्रॉन्ग थ्रू द एफर्ट्स ऑफ इट्स पीपल, नॉट थ्रू वेल्थ, कि इस नज़म का पैगाम ये है कि कोई कौम दौलत से नहीं बल्कि अपने लोगों की मेहनत और कोशिश की वजह से मजबूत बनती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री, कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है? एजुकेशन, तालीम इज इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, फॉर अवर कंट्री, हमारे मुल्क के लिए, बिकॉज, क्योंकि, इट मेक्स, ये बनाती है, पीपल, लोगों को, नॉलेजेबल, तालीम याफ्ता, इम्प्रूव्स, बेहतर करती है, देयर स्किल्स, उनकी महारतों को, एंड हेल्प्स, और मदद करती है, इन द डेवलपमेंट, तरक्की, ऑफ द नेशन, कौम की। दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री बिकॉज इट मेक्स पीपल नॉलेजेबल, इम्प्रूव्स देयर स्किल्स एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, कि तालीम हमारे मुल्क के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये लोगों को इल्म और महारत देती है और मुल्क की तरक्की में मदद फराहम करती है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड किया। अब वापस चलते हैं बुक की तरफ। रीडिंग कम्प्रहेंशन के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लुक के देखिए एंड रीड, और पढ़िए। द गिवन टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स ऑफ अ बुक, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स कहते हैं फहरिस्त मज़ामीन को। देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और फिर दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं और पढ़ते हैं कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स क्या है। रीड मी, अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट के मज़ामीन फहरिस्त जो है इज़ अ लिस्ट, ये एक फहरिस्त होती है, ऑफ टॉपिक्स, उन्वान की, एंड पार्ट्स ऑफ अ बुक, और किताब के हिस्सों की, एंड द पेज नंबर्स, और सफ़ा नंबर, ऑन विच दे बिगिन, जिनसे वो शुरू होते हैं। कि फहरिस्त मज़ामीन किताब के मौज़ूआत या हिस्सों की एक फहरिस्त होती है और इनके साथ वो सफ़ा नंबर भी दिया जाता है जहाँ से वो शुरू होते हैं। अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स इज़ फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, और टेबल ऑफ कंटेंट किसी किताब में कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये किताब के शुरू में मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी बुक है और ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यूनिट नेम दिया गया है, साथ में आपको यूनिट नंबर दिया गया है। फिर वो पेज, जिस पेज पर ये यूनिट्स मौजूद हैं, जैसे कि आपको बताया गया है कि पेज नंबर 25 पर यूनिट नंबर 3 मौजूद है। अब आप पेज नंबर 25 की तरफ जाइए, ये देखें पेज नंबर 25 पर यूनिट नंबर 3 वुमेन एज रोल मॉडल, ये यूनिट हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा आपको इस यूनिट में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उसकी यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी जाती है, जैसे कि
फर्स्ट यूनिट में आप थीम में ये रीड करेंगे, सब थीम इसका ये होगा। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में आप ये टॉपिक्स रीड करेंगे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में इन टॉपिक्स को, लैंग्वेज फोकस में इन टॉपिक्स को, ग्रामर के पोर्शन में आप इन टॉपिक्स को रीड करेंगे और राइटिंग के पोर्शन में आप इन टॉपिक्स को रीड करेंगे। तो किसी भी बुक के स्टार्ट में अगर आप देखें तो इसी तरह का टेबल ऑफ कंटेंट मौजूद होता है। यह आपकी मदद करता है कि आप किसी भी बुक में किसी यूनिट को जल्दी से तलाश कर लें। यानी आप यहाँ से पेज नंबर को देखें, डायरेक्टली उस पेज पर जाएं और आपको वो यूनिट मिल जाएगा। यानी कि ये वक्त बचाती है और किताब को समझना आसान बनाती है। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेज नंबर है हमारे पास 88। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया गया है। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर, चैप्टर टाइटल और पेज नंबर दिया गया है। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट्स से रिलेटेड आपको नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, वन बाय वन इनको सॉल्व करते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, कि किताब के पहले सबक का क्या उन्वान है। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हमने आंसर्स देने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है और इसका टाइटल है द थर्स्टी क्रो। तो हम यहां पर लिखेंगे द थर्स्टी क्रो। नेक्स्ट, विच पेज डज द थर्ड चैप्टर स्टार्ट ऑन, कि थर्ड चैप्टर जो है ये किस पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है, टाइटल है हमारे पास लव फॉर द कंट्री, के मुल्क के लिए मोहब्बत, और इसका पेज नंबर है 9। तो यहाँ पर आप लिखें पेज नंबर 9। लास्ट है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, कि किताब के आखिरी चैप्टर का क्या उन्वान है। आप देख सकते हैं टोटल चैप्टर्स हैं हमारे पास 5, तो 5th हमारे पास लास्ट चैप्टर हो गया और उसका टाइटल है द रेड फैट हेन। द रेड फैट हेन, के मोटी लाल मुर्गी। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में रीड किया और उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उनको हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द गिवन ग्लॉसरी, के दी हुई ग्लॉसरी को पढ़िए। ग्लॉसरी कहते हैं लुगत या फेहरिंग को। अब सबसे पहले रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि ग्लॉसरी यानी लुगत या फेहरिंग किसे कहते हैं। अ ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ अ बुक, कि ग्लॉसरी किसी किताब में कहां पर मौजूद होती है, एंड में यानी आखिर में मौजूद होती है। इंक्लूड्स, इसमें शामिल होती हैं, वर्ड्स अल्फाज, एंड देयर मीनिंग्स और उनके मानी, विद इन दैट बुक जो कि उस किताब में मौजूद होती हैं, दैट आर ईदर न्यूली जो या तो नए हों, इंट्रोड्यूस्ड यानी नए मुतारिफ करवाए गए हों, और अनकॉमन या फिर वो कम इस्तेमाल होने वाले हों। A glossary at the end of a book includes words and their meanings within that book that are either newly introduced or uncommon. यानी किसी भी बुक के एंड में दी गई ग्लॉसरी यानी लुगत या फेहरिंग में वो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स शामिल होते हैं जो उस किताब में नए मुतारिफ करवाए गए हों या फिर कम इस्तेमाल होने वाले होते हैं। अब अगर हम इस बुक के एंड में जाएं तो इस बुक के एंड में हमारे पास ग्लॉसरी मौजूद नहीं है, हालांकि ग्लॉसरी मौजूद होनी चाहिए थी। जैसे कि हमने बुक के स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट को देखा तो एंड में हमें ग्लॉसरी भी दी जानी चाहिए थी। खैर इस बुक में ग्लॉसरी मौजूद नहीं है। वैसे अगर हम बात करें कि ग्लॉसरी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ग्लॉसरी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम बुक में मौजूद जो डिफ़िकल्ट या जो न्यू वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स को समझ सकें। ये हमारी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी रीडिंग को फ्लुएंट बनाते हैं, यानी हमें पढ़ने में फिर आसानी होती है। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ग्लॉसरी दी गई है, यानी किसी भी बुक के एंड में जो मौजूद ग्लॉसरी होती है
वो कुछ इस तरीके से होती है। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो ग्लॉसरी होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मौजूद होती है मोस्टली, यानी सही तरीका यही है कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए, ग्लॉसरी यानी लुगत या फहरिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ABC, यानी ये यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मौजूद है। A से हमारे पास 2 वर्ड्स दिए गए हैं, यानी मिसाल के तौर पर ये जो 2 वर्ड्स हैं ये किसी बुक में मौजूद हैं और अब एंड में ग्लॉसरी में आपको इनके मीनिंग्स दिए गए हैं। फर्स्ट है एबिलिटी, मीनिंग है अ स्पेशल स्किल और टैलेंट, यानी कोई ख़ास महारत या काबिलियत यानी सलाहियत का मौजूद होना। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड, द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल, कि ज़मीन की सतह या समंदर की सतह से ऊंचाई यानी बुलंदी। अब देखें लेटर बी, बैटल, मीनिंग अ फाइट और कन्फ्लिक्ट विद और विदाउट वेपन्स, कि लड़ाई या झगड़ा चाहे हथियार हो या ना हो यानी जंग। नेक्स्ट है बॉटम, द लोएस्ट, लास्ट और अंडर साइड ऑफ समथिंग, कि किसी चीज का सबसे नीचे वाला या आखिरी हिस्सा, बॉटम यानी निचला हिस्सा। अब आप देख सकते हैं लेटर सी स्टार्ट हो गया है, करियर। अब यहाँ पर इन 2 वर्ड्स को भी आप देख सकते हैं, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड लेटर की तरफ आप देख सकते हैं ए पहले आता है, एच बाद में आता है। करियर, व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग, कि वो काम जो कि आप रोजगार के लिए करते हैं यानी पेशा। चॉइस, द एक्ट ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन, यानी किसी चीज को चुनने का अमल यानी इंतखाब करना। अब इस ग्लॉसरी से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। लुक अप द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड इन द गिवन ग्लॉसरी एंड राइट इट। अब यहाँ पर आपको जो ग्लॉसरी दी गई है उसमें आपको कहा गया है कि आप देखें वर्ड एल्टीट्यूड का मीनिंग और फिर इसको आपने यहाँ पर लिखना है। तो आइए लिखते हैं, द हाइट अबव द अर्थ's सरफेस और सी लेवल। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड है व्हाई डू वी यूज अ ग्लॉसरी, कि हम ग्लॉसरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ओरली, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर लिखवा देती हूँ। यहीं से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ ताकि आंसर पूरा आ जाए। वी यूज ग्लॉसरी to understand the meanings of difficult or unfamiliar words in a book. It helps us improve our vocabulary. यहाँ पर हमने आंसर लिखा, that we use glossary to understand the meanings of difficult or unfamiliar words in a book. It helps us improve our vocabulary, कि हम ग्लॉसरी इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किताब में मौजूद मुश्किल या नए अल्फाज के मानी समझ सकें और ये हमारी वोकैबुलरी को बेहतर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को लिखा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब ग्लॉसरी से रिलेटेड हमें एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टेक एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट, कि आप अपने टेक्स्ट में से कोई से 10 वर्ड्स को पिक कीजिए एंड मेक योर ओन ग्लोसरी, और अपनी एक ग्लॉसरी बनाइए जिस तरह यहाँ पर आपको ग्लॉसरी बना के दिखाई गई है। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं कि इसी टेक्स्ट में से वर्ड्स पिक करें और उससे ग्लॉसरी बनाएं, लेकिन बेहतर ये है मेरे ख्याल में कि हम किसी बुक में दी हुई ग्लॉसरी को रीड करें ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि बुक में ग्लॉसरी कैसे मौजूद होती है। तो इंग्लिश की बुक्स मैंने सारी देखी हैं, इनमें ग्लॉसरी मौजूद नहीं है। मेरे पास फ़िलहाल ग्रेड 4 की मैथमेटिक्स की बुक पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी दिया गया है और इस बुक के एंड में अगर आप जाएं तो यहाँ पर ग्लॉसरी भी मौजूद है।
लुगत या फेरिंग। लेकिन यहाँ की ग्लॉसरी में एक पॉइंट ये है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मौजूद नहीं है, बल्कि आगे पीछे करके आपको दी गई है। फिर भी आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं कि आपको किसी भी बुक के एंड में इस तरीके से ग्लॉसरी दी जाती है। अब यहाँ पर जो वर्ड्स मौजूद हैं ग्लॉसरी में वो मैथमेटिक्स की बुक से रिलेटेड है, यानी वो मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडेड फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर पैटर्न, increasing pattern, decreasing pattern, prime number, composite number, factors, multiples, prime factorization, common factor, common multiple, like fractions। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Unlike fractions, equivalent fractions, proper fractions, improper fractions, mixed number, parameter, area, parallel line, non-parallel lines, angle, right angle, acute angle, obtuse angle, degree, symmetry, थ्री डायमेंशनल शेप्स। आई थिंक ये आपको यूनिट वाइज दिए गए हैं, यानी सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से कुछ टर्म्स दी गई हैं, फिर सेकंड यूनिट से, फिर थर्ड यूनिट से, फिर फोर्थ यूनिट से। फिलहाल मेरे पास ग्रेड 5th की मैथमेटिक्स की बुक नहीं है। आप ग्रेड 5th की मैथमेटिक्स की बुक खोलें, एंड में जाएं और देखें कि ग्लॉसरी मौजूद है या नहीं, और फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बताइए। तो यहाँ पर हमने दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ही यूनिट में टेबल ऑफ कंटेंट्स और ग्लॉसरी, ये दोनों टॉपिक्स कवर करवाए गए हैं। देखें, जो बुक होती है उसको प्रिंट करने का तरीका, यानी उसको बनाने का भी एक तरीका है। जैसे कि हर बुक का एक ही पैटर्न होता है, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर मौजूद होता है स्टार्ट में, और बुक के एंड में आपको ग्लॉसरी ज़रूर दी जाती है। इसी तरह अगर आप मैथ्स की जो बुक है इसको आप वापस खोलें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वेब लिंक्स भी दी गई हैं, यानी अगर आप इन लिंक्स को खोलेंगे तो इनमें आपको ये जो बुक है ये सॉल्व करके दिखाई गई है, या इसके कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए होंगे। तो हर बुक को जब आप स्टार्ट करते हैं, यानी जब आप न्यू क्लास में जाते हैं और न्यू बुक को रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले उसके टेबल ऑफ कंटेंट को देखें, फिर देखें कि एंड में ग्लॉसरी मौजूद है या नहीं। टेबल ऑफ कंटेंट में आप देखें कि कितने यूनिट्स हैं, कितने पेजेस हैं टोटल, और इसी तरह से आप बुक को एनालाइज किया करें। आप देखेंगे कि जब भी हम कोई न्यू बुक स्टार्ट करते हैं इस चैनल पर, तो हम भी एक इंट्रो वीडियो बनाते हैं। उसका मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और टीचर्स को एक ओवरव्यू मिल सके कि हम इस बुक में क्या कुछ रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्लॉसरी का टॉपिक एंड होता है। हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड किए हैं इस यूनिट में, जो कि है एक टेबल ऑफ कंटेंट और ग्लॉसरी। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। शो स्टूडेंट्स ग्लॉसरी एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स इन डिफरेंट बुक्स, के बच्चों को डिफरेंट बुक्स में ग्लॉसरी और टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखाइए। हमने एक बुक में, ग्रेड 4 की मैथमेटिक्स की बुक में हमने ग्लॉसरी और टेबल ऑफ कंटेंट को देखा है। मेरे पास अभी इस वक्त मज़ीद बुक्स नहीं है, वरना मैं आपको और भी बुक्स दिखाती। खैर, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 90 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 5 है दैट रीड के पढ़िए द गिवन मैप, दिए हुए नक्शे को, एंड इट्स कीज, और इसकी कीज यानी इसकी अलामात को। टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ताकि आप दिए हुए सवालात के जवाब दे सकें। द कार्डिनल डायरेक्शंस यानी बुनियादी सिमतें, कैन बी यूज टू फाइंड द लोकेशंस, कि आप मुकामात को तलाश करने के लिए बुनियादी सिमतें यानी कार्डिनल डायरेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन में ही हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स रीड किए हैं। हमने रीड की हैं कीज यानी अलामात, कार्डिनल डायरेक्शंस यानी बुनियादी सिमतें, लोकेशंस यानी मुकामात। अब इन रीड मी पोर्शंस में आपको जो यही टर्म्स हैं ये आपको एक्सप्लेन की गई हैं। तो आइए इन दोनों रीड मी पोर्शंस को रीड करते हैं। फर्स्ट है द लेजेंड और कीज यानी अलामात ऑफ अ मैप, किसी भी नक्शे में एक्सप्लेन्स ये वजाहत करते हैं द सिंबल्स, निशानात,
एंड टेल्स और बताते हैं व्हाट ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर, कि नक्शे में मौजूद जो कीज या लेजेंड्स होते हैं ये अलामतों की वजाहत करते हैं और बताते हैं कि हर अलामत किस चीज़ को जाहिर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ट्रीज शो फॉरेस्ट, जैसे कि दरख्त जो है तो ये जंगल की अलामत है। एंड ब्लू कलर इज़ फॉर सी, और नीला रंग जो है ये समंदर की अलामत है, रिवर या फिर दरिया की, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब हमने रीड तो कर लिया है कि की या लेजेंड किसे कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मैप कीज दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको अ मैप ऑफ अ हिल स्टेशन, यानी एक पहाड़ी इलाके का नक्शा आपको दिया गया है, ये इसकी कीज आपको दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब ये लाइन क्या है, ये जो ब्लू लाइन है ये हमने यहाँ पर रीड भी किया है कि जो ब्लू कलर होता है ना वो रिवर या सी को शो करता है, यानी उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। अब ये चीज़ क्या है, इसके लिए हम कीज देखेंगे। आप देख सकते हैं ये है माउंटेन्स। स्टार्ट से इसको रीड करते हैं। ये जो सिंबल है ये रोड है, रोड यानी यहाँ पर ये रोड जा रही है। जो दरख्त हैं वो फॉरेस्ट को शो कर रहे हैं, यानी यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये जो सिंबल है ये रेलवे को शो कर रहा है, यानी यहाँ से ट्रेन गुजरती है। अब ये जो सिंबल है ये ब्रिज यानी पुल को शो करती है। और ये है माउंटेन्स और ये है रिवर। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि जो ब्लू कलर है वो जहाँ कहीं पर आएगा वो पानी का सिंबल है, यानी समंदर या दरिया आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने कीज के बारे में रीड किया। अब हम कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में रीड करते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपास, कि बुनियादी सिमतें यानी कार्डिनल डायरेक्शंस जो हैं वो 4 अहम सिमतें हैं जो कंपास में दिखाई जाती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी शुमाल, जुनूब, मशरक, मगरिब, which are also represented by the first letter, और इनको पहले लेटर से भी जाहिर किया जाता है, जैसे कि नॉर्थ N, साउथ S, ईस्ट E, वेस्ट W। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कार्डिनल डायरेक्शन का सिंबल दिया गया है। ये की लेजेंड्स हैं। डायरेक्शन सिंबल आपको अलामात दी गई हैं। टाइटल आपको दिया गया है कि ये नक्शा, ये मैप है किस चीज़ का। अब इस मैप से रिलेटेड आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं और फिर इस मैप को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। लुक एट द कंपास, के कंपास की तरफ देखिए। अब ये हमारे पास कंपास है। एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। कंपास की तरफ हमने देखना है और क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डायरेक्शन, के सिम्त लिखिए ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों का, फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से। अब हमने जंगल से पहाड़ों की सिमत की तरफ देखना है। अब ये हमारे पास एक फॉरेस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि माउंटेन किस साइड पर मौजूद है। माउंटेन मौजूद है वेस्ट साइड पर। नेक्स्ट है राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट से हमने रिवर का डायरेक्शन देखना है। तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट तो ये हो गया। चले, फॉरेस्ट वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऊपर भी है। चले हम इसको देखते हैं। फॉरेस्ट से रिवर कहाँ पर मौजूद है, वो मौजूद है, कंपास की तरफ देखिए, नॉर्थ साइड पर। लास्ट है राइट द डायरेक्शन ऑफ द रेलवे फ्रॉम द रिवर, दरिया से रेलवे कहाँ पर मौजूद है। दरिया ये है, रेलवे ये है, तो ये ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ साइड पर है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को मेंशन किया। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने मैप और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड किया, जैसे कि कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में हमने रीड किया और किसी भी मैप में मौजूद कीज के बारे में हमने रीड किया कि जो सिंबल्स दिए हुए होते हैं वो क्या शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग कम्प्रहेंशन के पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। दैट रीड द पोएम अगेन, के नज़म को दोबारा से पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, और खाली जगह को सही जवाब के साथ पुर कीजिए। अब बात की जा रही है इस पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ की। इसको आपने दोबारा से रीड करना है और फिर आप उन MCQs को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने इस पोएम को रीड किया है या फिर इस पोएम की वीडियो देखी है तो उनके लिए MCQs को सॉल्व करना बिल्कुल ईजी होगा। यहाँ पर मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी कि रीडिंग कम्प्रहेंशन का जो पोर्शन होता है उसको आप तभी सॉल्व कर पाते हैं ठीक तरीके से जब आपने
टेक्स्ट को रीड किया हो, यानी यूनिट में मौजूद जो लेसन होता है उसके टेक्स्ट को जब आप ठीक तरीके से रीड करते हैं, उसको समझते हैं, तभी आप रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन को ठीक तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए इनको रीड करते हैं। डैश कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है तो वो लोगों को अजीम और मजबूत नहीं बनाती। मनी, गोल्ड, डायमंड और सिल्वर। तो पोएम में इसके लिए वर्ड यूज हुआ है गोल्ड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट गोल्ड कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, कि सोना लोगों को अजीम और मजबूत नहीं बनाता बल्कि उनकी कोशिश बनाती है। नेक्स्ट, डैश मैन वर्क वाइल अदर्स स्लीप, कि कौन से लोग जो हैं वो काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं। डल, कावर्ड, ब्रेव, वीक। कावर्ड कहते हैं बुज़दिल को, डल कहते हैं सुस्त को, वीक कहते हैं कमज़ोर को, ब्रेव कहते हैं बहादुर को। तो हमने रीड किया था दैट ब्रेव मैन वर्क वाइल अदर स्लीप, के बहादुर लोग जो हैं वो काम करते हैं जबकि दूसरे लोग सो रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 91 की तरफ चलते हैं। द मैन हु डेयर वाइल अदर्स डैश, कि वो लोग जो कि हिम्मत करते हैं जबकि दूसरे लोग फ्लाई, भाग जाते हैं। ये हमने पोएम में रीड किया था। वैसे तो फ्लाई का मतलब है उड़ना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है भाग जाना। नेक्स्ट, ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू द डैश, पार्क, स्काई, क्लाउड, रेनबो, कि ग्रेट मैन जो अजीम लोग होते हैं वो अपने कौम को कहाँ तक ले जाते हैं, वो उनको आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। स्काई यानी आसमान। लास्ट है ओनली डैश कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कि सिर्फ क्या एक कौम को मजबूत बना सकते हैं। माउंटेन यानी पहाड़, एनिमल यानी जानवर, मैन यानी लोग, हिल यानी पहाड़। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मैन यानी लोग, यानी किसी कौम के लोग ही उस कौम को मजबूत बनाते हैं। ओनली मैन कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हमने दिए हुए MCQs को सॉल्व किया। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन का पोर्शन एंड होता है। ये काफ़ी लेंथी था, इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने इसमें टेबल ऑफ कंटेंट, ग्लॉसरी और मैप एंड इट्स एलिमेंट्स के बारे में रीड किया। तो ये तीनों टॉपिक्स आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब रीड करते हैं एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन को। एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इसको रीड करते हैं। रीड द बायोग्राफी। बायोग्राफी कहते हैं स्वानय हयात या स्वानय उम्री। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। ऑफ द कायदे आज़म। एंड लिस्ट डाउन हिज 5 क्वालिटीज इन योर नोटबुक, और उसकी 5 खुसूसियात फिर अपनी नोटबुक में लिखें। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी यानी स्वानय हयात या स्वानय उम्री को रीड करना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बायोग्राफी किसे कहते हैं। आखिर हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में रीड क्या करना है। A biography is the story of a person's life written by someone else। कि बायोग्राफी या स्वानय उम्री जो है ये किसी शख्स की ज़िंदगी की कहानी होती है जो कोई दूसरा शख्स लिखता है। इसमें उसकी पैदाइश, तालीम, कामयाबियाँ और अहम वाक़यात बयान किए जाते हैं। तो आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी को रीड करना है। अब बायोग्राफी जो है ये आप इंटरनेट से भी रीड कर सकते हैं, आप किसी बुक से भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको आफाक सन सीरीज़ की ग्रेड 3 की इंग्लिश की बुक पढ़ाई है, उसका आई थिंक जो यूनिट नंबर 3 है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी है। तो आप इसको वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। आपकी उर्दू की किताब में भी शायद मौजूद हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ग्रेड 4 या ग्रेड 3 की किसी बुक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी मौजूद है। तो आप उसको रीड करें। या वैसे भी ये तो आपका ऐसे भी आता है, पर्सनैलिटीज़ पर आपको स्कूल में जो एसेज लिखवाए जाते हैं उसमें सबसे पहले आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी पर ऐसे लिखवाया जाता है,
फिर आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी ऐसे लिखवाया जाता है, तो आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली बता देती हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, ये बरसग़ीर के एक अज़ीम रहनुमा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में अहम किरदार अदा किया। ये 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। इन्होंने कानून की तालीम हासिल की और एक कामयाब वकील बने। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के हुकूक के लिए जद्दोजहद की और एक अलग वतन के क़याम का मुतालबा किया। इनकी अनथक मेहनत और मजबूत क़यादत के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ईमानदार, बाउसूल और बहादुर रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। अब अगर इनकी 5 क्वालिटीज़ मैं आपको लिखवाऊँ इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो वो यहाँ पर मैं आपको लिखवा देती हूँ। 5 क्वालिटीज़ ऑफ कायद-ए-आज़म। आप फिर इसको अपनी नोटबुक में लिखें। तो फर्स्ट है, ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। ब्रेव यानी वो बहुत बहादुर थे, वो अंग्रेज़ों से डरते नहीं थे। हालांकि अंग्रेज़ उस वक्त हुकूमत में थे और लोग उनसे काफ़ी डरा करते थे। हार्ड वर्किंग यानी वो सख्त मेहनत करने वाले थे। डिटर्मिन्ड यानी साबित कदम थे। और लास्ट हम लिखेंगे ग्रेट लीडर, कि वो एक अजीम रहनुमा थे। जैसे कि आपने देखा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद फिर पाकिस्तान के हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गए। जब तक वो थे, वो एक बहुत अजीम रहनुमा थे और उन्होंने मुसलमानों की बहुत अच्छे तरीके से क़यादत की थी। तो यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा रीड किया और फिर उनकी 5 क्वालिटीज़ को हमने लिखा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन एंड होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शंस को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस के पोर्शन को रीड करेंगे और इस यूनिट नंबर 9 को एंड करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।